हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टेप टीचिंग एग्जाम। तो आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं एचपी सेट 2024 के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कि हमारे पास यहाँ पे किस तरह के क्वेश्चन आए थे, उनका क्या डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होगा। तो आज की इस क्लास में हम इस चीज को देखने वाले हैं। इससे पहले भी मैं आपको एचपी सेट 2024 के पेपर को डिस्कस कर चुका हूं। मतलब हमारे पास यहाँ पे जो फिजिकल साइंस का पार्ट है, मतलब फिजिक्स सब्जेक्ट को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जो फिजिक्स का हमारे पास यहाँ पे पार्ट था, पार्ट 1 में डिस्कस कर चुका हूँ। पार्ट 2 अब हम करने वाले हैं डिस्कस। मतलब कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको पार्ट 1 में कराए थे, कुछ क्वेश्चन हमारे पास ये पार्ट 2 में होंगे। जिसने पार्ट 1 नहीं देखा तो वो भी पार्ट 1 को देख लेना, ठीक है। चलिए तो पार्ट 2 डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास यहाँ पे देखा जा रहा है ये है, अब पार्टिकल अंडर द एक्शन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स। फोर्स हमें गिवन है तो फोर्स को लिख लेते हैं। फोर्स हमें कितना गिवन है यहाँ पे, ये गिवन है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस ऑफ k कैप। ये हमारे पास पॉजिटिव में है तीनों वैल्यूज। फिर आएगा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हम डेल्टा आर करके निकालते हैं, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस, मतलब इसमें से इसको माइनस करना है, R2 माइनस R1। तो 5i माइनस आई कितना हो जाएगा आपका 4i, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे +1 माइनस ऑफ -3, मतलब ये हमारे पास प्लस ऑफ 4j आ जाएगा। और लास्ट में आएगा -2 -4 मतलब -6k, ऐसा कुछ। अब इन दोनों का हमने डॉट प्रोडक्ट करना है तो तभी तो वर्क निकलेगा। तो हमारे पास यहाँ पे एफ डॉट डेल आर हमने करना है। जब ऐसा कुछ हम करेंगे तो फर्स्ट वैल्यू देगा हमें 12, क्योंकि आई डॉट आई 1 होता है। जे डॉट जे में हमारे पास कितना आ जाएगा 16, और लास्ट वाले में हमारे पास आ जाएगा -6। तो इसको अगर आप सोल्व करते हो तो 12 + 10 ये आ जाएगा 22। तो 22 कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। तो 22 यूनिट इज द आंसर। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। देखो सिंपल क्वेश्चन यहाँ से बना हुआ था ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ सिंगल साइडेड डाई। हमारे पास ना एक डाई है, डाई मतलब हमारे पास यहाँ पे जैसे लूडो वगैरह आपने खेली होगी, ठीक है, जैसे उसमें 1 to 6 नंबरिंग होती है, वैसे इज रोल्ड 5 टाइम्स। 5 टाइम हमने डाई को रोल किया। द प्रोबेबिलिटी दैट अ 6 इज थ्रोन एग्जैक्टली 3 टाइम्स इज इक्वल टू, कि हमारे पास इस डाई में 6 आएगा 3 टाइम, मतलब 6 टाइम इसको आपने एक तरह से फेंका है, जिसमें सॉरी 5 टाइम्स आपने फेंका है, जिसमें से प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि 3 टाइम हमारे पास यहाँ पे क्या आया होगा, हमारे पास 6 आया होगा, ठीक है। 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 होती है, क्योंकि हमारे पास टोटल नंबर आपके 1 to 6 होते हैं, ठीक है। तो अगर पहली बार में 6 आया होगा, उसके बाद हमारे पास प्रोबेबिलिटी कम होती जाएगी, ठीक है। तो इसको अगर हम देखें तो डाई इज रोल्ड 5 टाइम्स। अगर एक डाई को हम 5 टाइम रोल कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें हमारे पास यहाँ पे प्रोबेबिलिटी देखो कैसे निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 6 एग्जैक्टली 3 टाइम, 3 टाइम प्रोबेबिलिटी हमारे पास 6 आने की क्या रहेगी। सबसे पहले तो हम प्रोबेबिलिटी में लिखेंगे 5c3। प्रोबेबिलिटी में लिखा जाएगा 5c3, कॉम्बिनेशन वाला पार्ट जो होता है। फिर हमारे पास यहाँ पे 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1/6। 3 टाइम्स तो ये होगा, और बाकी के जो बचे हुए हैं हमारे पास यहाँ पे देखो 5 टाइम में से हमारे पास 3 टाइम तो 6 आना चाहिए ना, और 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है। तो 1/6 का क्यूब करोगे और 5/6 का स्क्वायर करोगे, क्योंकि टोटल हमारे पास इन टोटल यहाँ पे 5 रहना चाहिए। 3 + 2 हमारे पास कितना हो जाएगा 5। अब इसको अगर आगे आपने सोल्व करना है तो हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है इसमें तो 5c3 कर दोगे। 5c3 से जब आप इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा, देखिए 5 फैक्टोरियल अपॉन आपका 3 फैक्टोरियल और साथ में 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पे आ जाएगा 1/6 इंटू 1/6 इंटू 1/6, और लास्ट में आएगा 5/6 इंटू में 5/6, ऐसा कुछ, ठीक है। इसको जब आप सोल्व करोगे तो हमारे पास यहाँ पे ये आ जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, और यहाँ पे 3 फैक्टोरियल ऑलरेडी है, इसको लिख लो 2 इंटू 1 फैक्टोरियल भी लिख सकते हो। 1 फैक्टोरियल इज 1, तो इसको कट करोगे तो यहाँ से 2 आ जाएगा, 3 से 3 को कट कर दो तो यहाँ पे ये बना, ऊपर जितना बन रहा है ये 5 इंटू 5 इंटू 5, मतलब हमारे पास ये बन जाएगा आपका 125, और नीचे हमारे पास यहाँ पे 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू, मतलब 5 बार 6 है, ठीक है। तो जब इसको आप सोल्व करते तो ये कितना बनेगा आपका, वेट हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट जो टर्म है इसको तो हमने नहीं लिखा ना। फर्स्ट वाली टर्म हमारे पास 5 इंटू 2 आएगी, यहाँ पे 2 भी था सॉरी, यहाँ पे 10 आएगा, ठीक है। 10 इंटू हमारे पास यहाँ पे 25 आएगा, और नीचे हमारे पास आएगा ये पूरा नंबर 7 इंटू 7 इंटू 7 6। इसको जब सोल्व करेंगे, सोल्व करने पे हमारे पास ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन होना था। ये थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी था, ये इजी क्वेश्चन नहीं है, इसमें थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा। ये आपका जो क्वेश्चन है ये कहाँ से आया है, आप सोच रहे होंगे प्रोबेबिलिटी कहाँ से आ गई यहाँ पे। तो एक सब्जेक्ट होता है फिजिक्स में भी, मैथमेटिकल साइंस। तो मैथमेटिकल साइंस के प्रोबेबिलिटी चैप्टर का ये क्वेश्चन था,
ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपके फिजिक्स में भी आ सकते हैं क्योंकि पहले आए हुए हैं, 2024 का ही पेपर है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज द रेजिड्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। अगेन 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 हमारे पास यहाँ पे मैथमेटिकल साइंस का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें आपको एक फंक्शन गिवन है एफ जेड इज इक्वल टू आपका जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की होल पावर -4। ठीक है, वेयर ए इज रियल एट z इज इक्वल टू ए आई। हमने यहाँ पे रेजिड्यू निकालना है। ठीक है, रेजिड्यूज आपने निकाले होंगे मैथमेटिकल साइंस में। ठीक है, मैथमेटिकल साइंस में एक आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस चैप्टर आता है जिसमें आप ये चीजें करते हो। तो इसको देख लेते हैं किस तरीके से करना है। देखो, सबसे पहले तो हम इसकी फॉर्म को चेंज करेंगे। जो आपका एफ जेड है उसको आप कुछ इस फॉर्म में लिखोगे, जैसे हमारे पास यहाँ पे z इज इक्वल टू ए आई पे आपने निकालना है ना ये, तो आप यहाँ पे इसमें z माइनस ए आई की होल पावर 4, क्योंकि इसको आप पूरा नीचे ले आओगे, जो हमारे पास ये ऊपर है उसको पूरा नीचे ले आओगे तो पॉजिटिव में 4 हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे z माइनस ए आई की होल पावर 4, z प्लस ए आई की होल पावर 4। तो इस तरह से आप इसको लिखोगे। तो फंक्शन ऐसे लिखा गया है। तो हमारे पास देखा जाए तो यहाँ पे पोल किस ऑर्डर का होना चाहिए, 4, क्योंकि पावर में क्या है 4 है। तो जो पोल होगा वो 4 ऑर्डर का होगा। ठीक है, पोल अगर हमें पता लग गया फिर हम रेजिड्यू निकाल लेंगे। तो अब रेजिड्यू फॉर्मूला लगाएंगे। रेजिड्यू फॉर्मूला हमें यहाँ पे कितने तक लगाना पड़ेगा, क्यूब तक, क्योंकि पोल हमारे पास यहाँ पे ऑर्डर 4 का है तो हम क्यूब तक इसको सोल्व करेंगे। तो 1/3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 मतलब 1/6। लिमिट हमने कहाँ लगानी है, देखो जो हमारे पास ये फंक्शन है इस फंक्शन को 3 बार हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू z, और फिर हम इसमें z इज इक्वल टू ए आई पुट कर देंगे। जब सोल्व करेंगे लास्ट में तो सोल्व करके हमारे पास ये आंसर आएगा। ठीक है, इसका कैलकुलेशन थोड़ा और ज्यादा होना था बट आप इसको एक बार कर लेना। ठीक है, हो जाएगा क्योंकि मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है। इतना आपको यहाँ पे सोल्व करना पड़ेगा कि 1/3 फैक्टोरियल लिखोगे और इसको 3 बार डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू z, और फिर बाद में z की जगह क्या पुट कर दोगे, ए आई। ए आई मतलब ए आयोटा। आयोटा यहाँ पे आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, -5 आयोटा अपॉन 32 a टू द पावर 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन हमारे पास आया है ये कहाँ का है, ये है क्लासिकल मैकेनिक्स का। ये जो क्वेश्चन है ये है क्लासिकल मैकेनिक्स का। क्लासिकल मैकेनिक्स में लैग्रांजियन और आपके हैमिल्टोनियन वगैरह आते हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन पूछा गया इन्होंने यहाँ पे ना एक आपका लैग्रांजियन लिखा हुआ है, किसका, एन हार्मोनिक ऑसिलेटर का। एक लैग्रांजियन यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, किसका, आपका एन हार्मोनिक ऑसिलेटर का। तो कोरस्पॉन्डिंग हैमिल्टोनियन आपने निकालना है, मतलब एच आपने निकालना है और एल आपको गिवन है। ठीक है, तो एल और एच में एक रिलेशन होता है, उसके अकॉर्डिंग आपने इसको सोल्व करना है। बट हमारे पास में जैसे कंडीशन लिखी हुई है तो इनको आप डायरेक्ट सोल्व करोगे कुछ इस तरीके से। आंसर तो इसका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, बट सोल्व कैसे करना है, देखो हमारे पास लैग्रांजियन यहाँ पे गिवन है, ये रहा, ये लैग्रांजियन हो गया। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करोगे आप, यहाँ पे P निकालोगे, मतलब जो इसका मोमेंटा है, मोमेंटा यहाँ से निकालोगे तो P इज इक्वल टू कर्ल ऑफ L अपॉन कर्ल ऑफ x डॉट। x डॉट के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करोगे तो x डॉट यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, इस टर्म में नहीं है तो ये टर्म हमारे पास इसके रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 2x डॉट अपॉन 2, मतलब 2 से 2 कट हो जाएगा तो x डॉट आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं करके दिखाता हूँ एक बार, डिफरेंशिएशन ही है बस, पार्शियल डेरिवेटिव है। अगर इसके रिस्पेक्ट में आप इसको करो तो फर्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगी, x डॉट आ जाएगी, दूसरे वाली टर्म हमारे पास 0 हो जाएगी और थर्ड टर्म हमारे पास क्या आ जाएगी 2x डॉट x, ऐसा कुछ। तो यहाँ से अगर मैं x डॉट कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पे 1 प्लस आपका 2x ये आ जाएगा। ठीक है, यही हमने यहाँ पे देखा। अब यहाँ से अगर मैं ये x डॉट निकाल लूँ, x डॉट अगर निकालूँ तो x डॉट कितना आ जाएगा, ये आएगा p अपॉन 1 प्लस 2x, ऐसा कुछ। ठीक है, तो x डॉट जो हमने निकाला है उसको हमने इस इक्वेशन में पुट करना है। ठीक है, ये इक्वेशन होती है हमारे पास हैमिल्टोनियन में कन्वर्जन की। अगर आपने लैग्रांजियन से हैमिल्टोनियन पे जाना है तो इस इक्वेशन के थ्रू आप जा सकते हो। तो h इज इक्वल टू पी एक्स डॉट माइनस एल, तो ये हमने यहाँ पे इक्वेशन लगानी है। तो जब आप इस इक्वेशन को लगा रहे हो तो हमारे पास यहाँ पे p का वैल्यू जो हमने यहाँ पे एज इट इज, p को तो एज इट इज रखना है, और जो x का वैल्यू है x डॉट का उसको हमने यहाँ पे पुट करना है। तो यहाँ पे पी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 2x हो जाएगा, माइनस ऑफ पूरा का पूरा l जो था, इस l को माइनस में लिखना है, इस l को माइनस में लिखना है। ठीक है, अब इसको जब सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करके हमारे पास लास्ट में, और इसमें एक चीज और भी है कि जहां जहां x डॉट है उसकी जगह हमने ये सब्स्टिट्यूट करना है, क्योंकि हम x डॉट को उसमें से खत्म करेंगे। जो हमारे पास ये इक्वेशन है इसमें से हमें x डॉट को एक तरह से खत्म करना है। ठीक है, तो लास्ट में हमारे पास ये इक्वेशन x में रह जाएगी, तो आंसर आएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। इसको आप चेक कर लो, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कुछ इस तरह से ये क्वेश्चन करना था। तो कन्वर्जन थोड़ा ध्यान रखना, इसमें आप पहले p निकालते हो और फिर इसमें से एक आप कोऑर्डिनेट को गायब करोगे। जो x डॉट है एक्चुअल में वो
वेलोसिटी कंपोनेंट है क्योंकि ये x का डेरिवेटिव है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका हैमिल्टन्स प्रिंसिपल फंक्शन s एंड हैमिल्टन्स कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन w फॉर कंजर्वेटिव सिस्टम्स आर रिलेटेड। मतलब ये क्वेश्चन भी आपका अगेन क्लासिकल मैकेनिक्स का ही है। मतलब ये एनर्जी के रिस्पेक्ट में है, तो हमारे पास यहाँ पे हैमिल्टन प्रिंसिपल फंक्शन s है और जो हैमिल्टन कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन है w, उनके बीच में कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए एक रिलेशन पूछा जा रहा है। तो ये हमारे पास एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें कोई सॉल्यूशन वगैरह नहीं करनी, ये डायरेक्ट क्वेश्चन होता है। तो जो इनका रिलेशन होता है, इनके बीच में जो रिलेशन होता है वो कुछ ऐसा होता है, s इज इक्वल टू डब्ल्यू माइनस ई टी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या बनेगा यहाँ पे सी। इस चीज को याद रखना, कंजर्वेटिव सिस्टम में जो हैमिल्टोनियन कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन और हैमिल्टन प्रिंसिपल फंक्शन होते हैं उनके बीच में कोई ये रिलेशन होता है, तो ये रिलेशन आपने डायरेक्ट याद रखना है। तो इस रिलेशन को मत भूलना, डायरेक्ट भी रिलेशंस क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एल्यूमिनियम बॉल x एंड एन आयरन बॉल y ऑफ द सेम वॉल्यूम। हमारे पास ना दो बॉल हैं, एक हमारे पास यहाँ पे एल्यूमिनियम की है, ठीक है, जिसको x से डिनोट कर रखा है, और एक आयरन बॉल है जिसको हम y से डिनोट करें, दोनों की सेम वॉल्यूम है। आर थ्रोन हॉरिजॉन्टली विद द सेम वेलोसिटी, उनको हॉरिजॉन्टली फेंका गया सेम वेलोसिटी के साथ फ्रॉम टॉप ऑफ द बिल्डिंग, नेग्लेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस x रीचेस द ग्राउंड। बताओ, अब यहाँ पे जो देखा जा रहा है तो उसमें हमारे पास क्या बोला गया है कि एक एल्यूमिनियम की बॉल थी, एक आयरन की बॉल थी, दोनों का सेम वॉल्यूम था, दोनों को हॉरिजॉन्टली एक बिल्डिंग के ऊपर से फेंका गया है। ठीक है, हॉरिजॉन्टली ऐसे फेंक दिया सामने की तरफ। तो इसमें से हमारे पास अगर एयर रेजिस्टेंस को आप नेग्लेक्ट करते हो तो x रीचेस द ग्राउंड, x के बारे में पूछ रहे हैं कि x कब रीच करेगा, क्या सेम टाइम पे करेगा, डिफरेंट टाइम पे करेगा, ऐसा कुछ हमारे पास पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसमें अगर देखा जाए तो नेग्लेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस बोथ बॉल हैव सेम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, दोनों की सेम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी। ठीक है, सेम वर्टिकल एक्सेलरेशन होगा क्योंकि दोनों पे जी ही लगेगा, सेम हाइट से फेंका जा रहा है इनको, सो द टाइम ऑफ फॉल इज द सेम फॉर बोथ एंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड इज देखो इसका ऑप्शन नंबर सी देखो, एट द सेम टाइम एज y एंड एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द बिल्डिंग। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या है कि आप एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर रहे हो, देखो और क्या फैक्टर आ सकते हैं, एक तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है, एक आपका वर्टिकल एक्सेलरेशन होता है, वो तो जी है दोनों के लिए, और सेम वेलोसिटी से इनको फेंका गया था, और सेम मास की और सेम वॉल्यूम की हमारे पास ये बॉल भी थी। ठीक है, तो सब चीज अगर सेम है तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, एट द टाइम एज y एंड एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द बिल्डिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इलेक्ट्रॉनिक्स का। धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन आ गया। इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन में सबसे जरूरी है कि आपको मेन कंसेप्ट पता होना चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल्स वगैरह यहाँ से बनते हैं। अब यहाँ पे आपका सिलिकॉन FET है, मतलब एन चैनल सिलिकॉन FET है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर विद चैनल हाइट। चैनल हाइट आपको यहाँ पे एक इतनी गिवन है 2 × 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर। ND मतलब जो आपका डोनर कंसेंट्रेशन है, ये कुछ इतना आपको गिवन है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको ये गिवन है, तो ये कुछ तीन चीज आपको यहाँ पे गिवन है, और आपसे क्या पूछा गया है, पिंच ऑफ वोल्टेज पूछा गया है। ठीक है, तो पिंच ऑफ वोल्टेज हमने यहाँ पे बतानी है। तो पिंच ऑफ वोल्टेज का फॉर्मूला जो होता है हमारे पास, ये कुछ रहता है इस तरह का, बस इसमें फिर वैल्यूज ही पुट करनी है आपने। ठीक है, ये पिंच ऑफ वोल्टेज का फॉर्मूला है जो आपके सामने है, ये इसको बोलते हैं पिंच ऑफ वोल्टेज का फॉर्मूला। तो इसको अलग से लिख लेना कहीं। ठीक है, जो पिंच ऑफ वोल्टेज का फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है, इसको अलग से लिख लेना क्योंकि ये काम की चीज है। अब यहाँ पे Q ND A² 2 अपसाइलन। ए हमें पता है, ND हमें पता है, अपसाइलन की वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन थी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और Q हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के लिए आप यहाँ पे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख लोगे 1.6 × 10⁻⁻⁹ ऑफ कूलम। जब इन सभी वैल्यूज को हम यहाँ पे पुट करके सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे हमारे पास ये अप्रोक्स 6.78 आंसर आएगा। ठीक है, तो ये अप्रोक्स आपका 6.78, तो कौन सा ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे आ रहा है चेक कर लेते हैं। देखो इसमें तो जस्ट आपने कैलकुलेट ही करना था इसको आगे, तो ये 6.78, तो ये फॉर्मूला जरूरी है, जो ये फॉर्मूला है ये जरूरी है। अगर आपको ये फॉर्मूला ही नहीं पता होगा तो आप नहीं कर पाओगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो आपको पिंच ऑफ वोल्टेज का फॉर्मूला याद रखना है एन चैनल सिलिकॉन FET के लिए। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ रिवर्स सैचुरेशन करंट एट 50 डिग्री सेल्सियस फॉर सिलिकॉन PN जंक्शन। अगेन ये हमारे पास किसका क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक्स का यही क्वेश्चन है। आगे भी क्वेश्चन में कुछ बोला गया था, क्या बोला गया है, जंक्शन इफ इट इज 30 नैनो एम्पियर एट 20 डिग्री सेल्सियस। तो मतलब हमारे पास यहाँ पे क्या चीज बोली गई है, आपको रिवर्स सैचुरेशन करंट एट 50 डिग्री सेल्सियस निकालना है। ठीक है,
और इफ इट इज 30 नैनो एम्पियर एट 20 डिग्री सेल्सियस, अगर 20 डिग्री सेल्सियस पे रिवर्स सैचुरेशन करंट हमारे पास 30 नैनो एम्पियर है तो 50 डिग्री पे कितना होगा ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो टेम्परेचर डिपेंडेंसी हमारे पास यहाँ पे करंट की आ रही है। तो अगर देखा जाए तो सिलिकॉन पीएन जंक्शन के लिए अगर हम देखें द रिवर्स सैचुरेशन करंट डबल्स फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर। जो करंट होता है वो हमारे पास डबल हो जाता है हर 10 डिग्री डिग्री पे राइज पे, मतलब 10 डिग्री राइज पे हमारे पास ये करंट डबल हो जाता है। और यहाँ पे कितना हमारे पास डिग्री राइज हुआ है, पहले 20 से हम कितना गए 50 गए, तो 20 से 30 जाने पे हमारे 20 से अगर 40 जाए तो 40 जाने पे हमारे पास अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो सॉरी 30 का गैप आएगा ना। ऐसे कर लेते हैं, अगर हम 20 डिग्री सेल्सियस पे देख रहे हैं तो 20 डिग्री सेल्सियस पे कितना था, ये आपका 30 नैनो एम्पियर था। अगर 10 डिग्री में बढ़ाते हैं मतलब इसको 30 डिग्री करते हैं तो 30 डिग्री पे कितना हो जाएगा, ये आपका डबल हो जाएगा, मतलब 60 नैनो एम्पियर। ठीक है जी। अब यहाँ पे हमारे पास 30 से जब 40 जाओगे आप तो 40 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, ये हो जाएगा 120 नैनो एम्पियर। फिर बाद में 50 डिग्री सेल्सियस पे जब जम जाएंगे तो ये हो जाएगा 240 नैनो एम्पियर। तो इस तरह से करना है, डायरेक्ट जंप मत करना 20 से 50, कुछ इस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है। तो 240 नैनो एम्पियर आएगा। या तो एक तरीका है आप इसको ऐसे सॉल्व कर लो, या फिर दूसरा तरीका हमारे पास सामने ये गिवन है आपको। तो ये सॉल्यूशन वाला फॉर्मूला जो है इसको भी अप्लाई कर सकते हो आप, तो बेटर जो लग रहा है उससे आप कर लेना। ठीक है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा तो ये वाला मेथड बहुत बढ़िया है। ठीक है, डायरेक्ट आपको कितना ही टाइम लगेगा, आप सिंगल सिंगल स्टेप से जाओ, गलती होने के चांसेस भी मिनिमल रहेंगे। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी 240 नैनो एम्पियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑप-एम्प बेस्ड सर्किट द कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड कैन कन्वीनियंटली बी इन्वोक्ड इफ। देखो ऑप-एम्प में अगर आप देख रहे हो कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड, तो उसमें जो गेन होता है, जो वोल्टेज गेन होता है वो इनफाइनाइट होता है। जब वर्चुअल ग्राउंड के कंसेप्ट में हम देखते हैं तो उसमें जो वोल्टेज गेन होता है वो आपका इनफाइनाइट होता है, और जो रेजिस्टेंस है, जो इनपुट रेजिस्टेंस है वो भी इनफाइनाइट होता है। तो इसका जो आंसर आना चाहिए इट विल बी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, वर्चुअल ग्राउंड के लिए ये कंडीशन फिक्स होती है। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा, क्योंकि ओपन लूप गेन जो होता है हमारे पास यहाँ पे ये भी इन्फिनिटी होता है, और जो आपका इनपुट रेजिस्टेंस होता है ये भी इन्फिनिटी होता है। तो दोनों चीज इन्फिनिटी होती है, तो आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर आपका ए। ठीक है, तो इस कंडीशन को याद रख लेना, ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है वर्चुअल ग्राउंड में। ओप-एम्प को अगर आप वर्चुअल ग्राउंड कर रहे हो तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे वर्चुअल ग्राउंड ओप-एम्प में कब वैलिड होता है, जब ओपन लूप गेन इन्फिनिटी होता है, इनपुट रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होता है। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी आपका अगेन इलेक्ट्रॉनिक्स का ही है। मतलब देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन अब तक के हमारे पास 3 आ चुके हैं। ठीक है जी, तो इलेक्ट्रॉनिक्स काफी अच्छी खासी आ जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द मैक्सिमम मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी दैट कैन बी यूज्ड टू अचीव अ मॉड्यूलेशन इंडेक्स 2.2 विद अ डेविएशन ऑफ 7.48 किलोहर्ट्ज। मतलब ये आपका जो है ये एक्सपेरिमेंटल वाला क्वेश्चन है, ये एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस का क्वेश्चन है। मतलब रिलेटेड तो ये आपका स्टिल एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड ही है, तो आप इसको इलेक्ट्रॉनिक्स में ही काउंट करोगे। तो हमारे पास इस क्वेश्चन को अगर देखें तो किस तरह से सॉल्व करना था, तो उसमें आपको फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, मतलब जो आपका ना क्लास 12 में एक चैप्टर होता था ना कम्युनिकेशन सिस्टम, जिसको हमारे पास यहाँ पे डिस्कार्ड कर दिया गया था बाद में, तो उसमें से कुछ चीजें हैं, क्योंकि हमारे पास मॉड्यूलेशन वाला है बट ये इलेक्ट्रॉनिक्स में आता है। ठीक है, क्योंकि जो आपका चैप्टर क्लास 12 में भी आप देखो तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद ही आता है, जो सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स है उसी का पार्ट होता था कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, तो कम्युनिकेशन सिस्टम से रिलेटेड है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे बीटा इज इक्वल टू डेल्टा एफ अपॉन एफ एम। ठीक है, तो ये कुछ हमारे पास यहाँ पे आपको गिवन है। तो बीटा की वैल्यू में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी गिवन है, ये रहा मॉड्यूलेशन इंडेक्स बीटा, तो बीटा में यहाँ पे 2.2 गिवन है। ओके, इसमें कोई भी यूनिट नहीं है तो ये मॉड्यूलेशन इंडेक्स वैसे भी है क्योंकि रेशियो होता है। डेल्टा एफ कितना गिवन है आपको, ये है 7.48 मेगाहर्ट्ज, सॉरी किलोहर्ट्ज। अब तो बीटा इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे, या फिर एक काम करते हैं जो फॉर्मूला हमने बनाना है यहाँ से वही बना लेते हैं। अगर एफ एम हम निकालेंगे तो हमारे पास यहाँ पे डेल्टा एफ अपॉन बीटा आ जाएगा। तो इसको अगर आप सोल्व करोगे तो यहाँ पे 7.48 किलो हर्ट्ज डिवाइडेड बाय आपका 2.2, इसको सोल्व करना है बस। ठीक है, जब इसको हम सोल्व करेंगे तो ये अप्रोक्स कितना आ जाएगा आपका 3.4 किलो हर्ट्ज। आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा।
कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे अगेन आपके लिए एक चीज आ गई है कि ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का फॉर्मूला, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन आपके फॉर्मूला बेस्ड भी होते हैं यहाँ पे, तो उनके लिए डायरेक्ट आपने फॉर्मूले याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एनर्जी ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल ऑफ टोटल चार्ज क्यू एंड रेडियस आर इज। अगर हमारे पास एक स्फेरिकल शेल है, शेल मतलब आपका होलोस्फियर, एक होलोस्फियर है, उसको अगर हमने टोटल चार्ज प्लस क्यू दिया, स्मॉल क्यू दिया है प्लस में, एंड रेडियस क्या है इसकी कैपिटल आर, तो हमारे पास यहाँ पे एनर्जी ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल पूछा गया कि उसकी एनर्जी कितनी होगी। एनर्जी भी कौन सी पूछ रहे होंगे, पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास यहाँ पे कितनी आएगी, इट विल बी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी बनेगा। ये भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें अलग से कुछ आपने नहीं पढ़ना, डायरेक्ट हमारे पास ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल इलेक्ट्रोस्टैटिक सेल्फ एनर्जी इज 1/2 ऑफ हाफ ऑफ आपका 1/4 क्यू स्क्वायर बाय आर, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन में हमारे पास ना दो कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है, इसलिए 1/2 से डिवाइड किया जाता है। जब पोटेंशियल एनर्जी आप निकालते हो वहां पे आपने देखा होगा कि हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग इसको 1/2 से डिवाइड करके हम सोल्व करते हैं, तो ये 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाय आर हो जाएगा, ठीक है। वैसे देखने में ऐसा लग रहा था कि ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पे, वेट, ऑप्शन नंबर इसमें सी नहीं आएगा, ए आएगा, क्योंकि नीचे आर होना चाहिए ना, यहाँ पे आर स्क्वायर है। एक मिनट, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि नीचे उसमें आर था, तो इसमें आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर वाला नहीं आएगा, तो इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाय आर, ये वाला आंसर आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है द रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। अगेन ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें आपको याद रखना था कि हमारे पास आंसर क्या आएगा, इसमें डायरेक्ट याद रखना है। और ये क्वेश्चन किसका है, ये क्वांटम मैकेनिक्स का है। इससे पहला जो क्वेश्चन था वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का था, ठीक है। इस पे भी लिख देते हैं, ये कौन सा क्वेश्चन था आपका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, ईएमटी। चलिए अब इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो इसमें क्या बोला, द रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट आर इन टर्म्स ऑफ द इंडाइसेस ऑफ रिफ्रैक्शन n1 एंड n2 फॉर अ प्लेन वेव एट नॉर्मल इंसिडेंसेस। हमारे पास यहाँ पे ना जो आर, जो आपका रिफ्लेक्शन और जो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट होते हैं, बस उनका सम जो होता है वैसे तो 1 होता है। तो हमारे पास डायरेक्ट आपसे बस इतना पूछा है कि जो आर है वो आप बता दो यहाँ पे कितना होता है, क्योंकि रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट पूछा हुआ है आपसे। तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट का क्वेश्चन है डायरेक्ट बहुत बार आ जाता है, तो उसमें आपने इसकी बस वैल्यू याद रखनी है। और जो आपका रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट होते हैं, उन दोनों का जो सम होता है, उन दोनों का जो सम होता है ये 1 के इक्विवेलेंट होता है। मतलब अगर आपको रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट गिवन हो तो आप ट्रांसमिशन कोफिशिएंट को 1 से माइनस करके निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसका आंसर जो बनेगा इट विल बी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऊपर नेगेटिव टर्म होती है, नेगेटिव का डिफरेंस, और नीचे पॉजिटिव का, उसका आपने होल स्क्वायर करना है, तो आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। एक चीज याद रख लेना, जब रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट आप निकालते हो तो ऊपर n1 माइनस n2 और नीचे n1 प्लस n2 दोनों का होल स्क्वायर कर दो, तो हमारे पास ये रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट बन जाता है। इसी को अगर मैं 1 में से माइनस करूंगा तो इसको सोल्व करने में हमारे पास क्या बन जाएगा, आपका ट्रांसमिशन कोफिशिएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, a non-relativistic particle of mass small m and charge small e moving with velocity v and acceleration a emits radiation of intensity I. What is the intensity of the radiation emitted by a particle of mass हाफ हो गया, ठीक है। पहले मास m था, अब हाफ हो गया, और चार्ज डबल हो गया, वेलोसिटी भी हाफ हो गई, और एक्सेलरेशन भी डबल हो गया, ठीक है। तो कुछ हमारे पास इस तरह के रिलेशन है, और नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल हमारे पास है, तो इसमें जो हमारे पास रिलेशन लगेगा ये कुछ इस तरह का रिलेशन आएगा। देखिए जो इंटेंसिटी होती है वो चार्ज के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, और जो एक्सेलरेशन है उसके स्क्वायर पे, ठीक है। और ये हमारे पास जो है वेलोसिटी के इंडिपेंडेंट होती है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इतना हमने करना है, जो नई इंटेंसिटी हम निकालेंगे, चार्ज डबल हुआ है ना, तो हम क्या लिखेंगे, इसको 2e का स्क्वायर लिख देंगे, तो 4 आ जाएगा यहाँ पे टर्म। और जो एक्सेलरेशन है ये भी डबल हुआ है, तो 2a का स्क्वायर लिख दोगे आप इसको। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन अगर हम लगाएं तो यहाँ पे 4 इंटू 4 सेपरेट कर लो, फिर से अगेन ई स्क्वायर और आपका ए स्क्वायर, ऐसा कुछ बन जाएगा, ठीक है। तो इससे अगर हम देखें तो ये आ जाएगा आपका 16 टाइम्स ऑफ ओल्ड इंटेंसिटी, ऐसा कुछ, और वेलोसिटी के इंडिपेंडेंट रहेगा ये, ठीक है। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। अगर हमारे पास आप यहाँ पे नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए देख रहे हो कि हमारे पास यहाँ पे अगर इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन ऑफ द रेडिएशन एमिटेड, अगर हम यहाँ पे न्यू इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन देख रहे हैं,
तो वो हमारे पास चार्ज पे डिपेंड करती है, चार्ज डबल हुआ है तो ये हमारे पास यहाँ पे उस पर भी डिपेंड करेगी। एक्सेलरेशन, चार्ज की जो चार्ज पार्टिकल है उसके एक्सेलरेशन पे भी डिपेंड करती है, तो एक्सेलरेशन भी डबल हुआ है तो हमारे पास सिर्फ इन दोनों पे डिपेंडेंसी आएगी, वेलोसिटी पे डिपेंडेंसी नहीं आएगी। तो हमारे पास यहाँ पे 16I इंटेंसिटी हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। वेट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इफ a is the coefficient of refraction, b is the coefficient of dispersion and lambda is wavelength in vacuum, then the index of refraction is। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें भी हमने जस्ट इसका आंसर याद रखना है क्योंकि ये कंसेप्ट है, डायरेक्ट इसका आंसर आता है। तो इसका जो आंसर बनेगा इट विल बी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी डायरेक्ट याद रखना है। तो ये आपका कोचीज डिस्पर्जन फॉर्मूला होता है, ये आपका ना क्लास 12th से शुरू हो जाता है, क्लास 12th में भी इसको पढ़ाया जाता है। ठीक है, पर उतना ज्यादा नहीं, थोड़ा सा एडवांस जब करते हैं क्लास 12th को तो उसमें पढ़ाया जाता है। जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जैसे नीट हो गया, जेई हो गया, तो उस लेवल पे ये वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो उसमें कोफिशिएंट्स भी आते हैं जैसे ए एंड बी ए, तो आपने ना कुछ ऐसा फॉर्मूला देखा होगा ए प्लस बी बाय लैम्डा स्क्वायर, कुछ इतना ही फॉर्मूला देखा होगा। बट जो हमारे पास पूरा कंप्लीट रिलेशन होता है इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन का, तो कुछ इस तरह से हमारे पास ये लिखा जाता है। तो आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कैन बी रिटन एज delta U is equals to delta Q plus delta W for an ideal gas, which statement is most correct। देखो पहली बात तो हमारे पास यहाँ पे जो रिलेशन लिखा गया है ये थोड़ा सा गलत है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे डेल्टा Q is equals to डेल्टा U plus डेल्टा W हम पढ़ते हैं, मतलब जो एक्चुअल आपका न्यूटन का सॉरी थर्मोडायनेमिक्स का जो फर्स्ट लॉ होता है कुछ इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, एक्चुअल फॉर्म तो ये होती है कि हमने हीट सप्लाई करी, कुछ पार्ट हमारे पास इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में लगा और कुछ हमारे पास यहाँ पे यूजफुल वर्क करने में लगा। तो विच स्टेटमेंट इज मोस्ट करेक्ट, अगर हम इस तरह का लिखा जाए इसको, ठीक है, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि हम इसको ऐसे ही रखें। तो हम जो ये वाला रिलेशन है, जो ये वाला रिलेशन आपको दिख रहा है, इसको चेंज करके लिख रहे हैं यहाँ पे, तो इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू, मतलब वर्क हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव हो रहा है। ठीक है, मतलब हमने इंटरनल एनर्जी के चेंज को पॉजिटिव रखा है, वर्क को हमने यहाँ पे नेगेटिव कर दिया। तो डेल्टा यू इज ऑलवेज जीरो व्हेन नो हीट एंटर्स और लीव द गैस। ठीक है, डेल्टा डब्ल्यू इज द वर्क डन बाय द गैस इन दिस रिटर्न फॉर्मूला। वर्क डन बाय द गैस होती तो वर्क डन इज पॉजिटिव, पॉजिटिव होता। डेल्टा यू इज जीरो व्हेन हीट इज सप्लाइड एंड टेम्परेचर स्टेज कांस्टेंट। डेल्टा यू जीरो होगा अगर हीट सप्लाई हो, टेम्परेचर हमारे पास कांस्टेंट रहे। देखो कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए डेल्टा यू जीरो होता है, ये सबको पता है, क्योंकि डेल्टा यू हम जो पढ़ते हैं, डेल्टा यू जो हम पढ़ते हैं, डेल्टा यू होता है हमारे पास यहाँ पे एनसीवी डेल्टा टी। अगर हमारे पास कांस्टेंट टेम्परेचर पे हीट सप्लाई हो रही है तो डेल्टा टी जो होगा वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो डेल्टा यू इज जीरो व्हेन द हीट इज सप्लाइड एंड द टेम्परेचर स्टेज कांस्टेंट। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सबसे ज्यादा करेक्ट हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी जो है ये मोस्ट करेक्ट होगा। ठीक है, मतलब ये वाली स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग चार स्टेटमेंट हमें दिख रही है, इसमें पूछा है मोस्ट करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी होगी। अगर डेल्टा टी हमारे पास यहाँ पे एक तरह से जीरो हो जाए, क्योंकि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हम बोल रहे हैं यहाँ पे, इस वाली लाइन में देखो टेम्परेचर स्टेज कांस्टेंट बोला, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो डेल्टा टी हमारे पास कितना होगा, जीरो। डेल्टा टी जीरो होगा तो डेल्टा यू क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर से आया था आपका, एक तरह से एक पूरी यूनिट होती है थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, तो थर्मोडायनेमिक्स का ये क्वेश्चन है, थर्मोडायनेमिक्स का ये क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यदि केमिकल पोटेंशियल, अगेन ये आपका थर्मोडायनेमिक्स का ही क्वेश्चन है, ये भी थर्मोडायनेमिक्स और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के पार्ट का ही है। केमिकल पोटेंशियल से रिलेटेड क्वेश्चन बन रहा है ना, तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, केमिकल पोटेंशियल ऑफ अ ब्लैक बॉडी रेडिएशन इज। देखो जो ब्लैक बॉडी वाला पार्ट है ये हम थर्मोस्टेट में भी पढ़ते हैं और हम इसको क्वांटम मैकेनिक्स में भी पढ़ते हैं। ब्लैक बॉडी रेडिएशन हो गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, कॉम्पटन इफेक्ट हो गया, तो ये सारी चीजें हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ी जाती है, क्योंकि उसकी बिगिनिंग यहाँ से होती है। ठीक है, तो इसमें आपसे पूछा रहे थे केमिकल पोटेंशियल ऑफ अ ब्लैक बॉडी रेडिएशन इज, तो इसका जो केमिकल पोटेंशियल होता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन का ये जीरो होता है। तो आंसर इसका जाएगा सिंपली जीरो। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है कि जीरो आंसर आता है, बट आपको सोचना पड़ेगा कि जीरो आ भी पाएगा या फिर नहीं आ पाएगा। तो बट अभी के लिए तो आंसर आपका जीरो होगा। फॉर black body radiation the number of photons is not conserved, so the chemical potential is zero। option number C is correct। okay, चलिए next question है assume that the potential energy between a pair of atom in the field of each other
इज गिवन बाय यू आर, मतलब हमारे पास यहाँ पे ये आपको गिवन है फंक्शन यू, हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो आर पे डिपेंडेंसी इस तरह से रख रही है, द इक्विलिब्रियम इंटर एटॉमिक सेपरेशन विल बी। चलिए तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये क्वेश्चन जो हमारे पास है ये आपका कंडेंस मैटर फिजिक्स का है। ये कंसेप्ट हम वहां पे पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे अगर यू आर को हम देखें तो यू आर हमारे पास हमें गिवन था, हम इसको क्या करेंगे पहले एक बार ना डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर। जब एक बार डिफरेंशिएट करेंगे जीरो के इक्विवेलेंट पुट करेंगे तो यहाँ से सॉल्व करके हम क्या कर लेंगे, ये आर का वैल्यू हमने निकालना है, तो आर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, देखो इसको हमने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू आर। जब इसको आप विद रिस्पेक्ट टू आर डिफरेंशिएट करने वाले हो, एक बार मैं दिखा देता हूँ कैसे करते हैं इसको। देखिए अगर आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हमने करना है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ एल्फा, और यहाँ पे आर की पावर में आपका माइनस ऑफ 6 आ सकता है, और प्लस हमारे पास यहाँ पे बीटा और आर की पावर में -12 आ सकता है, ऐसा कुछ। तो इसको जो आप सोल्व करोगे तो हमारे पास ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो पहले वाली जो टर्म है हमारे पास यहाँ पे ये कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 6 एल्फा, और यहाँ पे माइनस में रहेगा तो आप इसको आर टू द पावर 7 नीचे लिख लोगे ऐसे। मतलब अगर मैं देखूं तो यहाँ पे nx n-1 होता है, तो मतलब -6 आर में -6 प्लस -6 -1 -6 -1 -7 होता है, नीचे जाके प्लस में हो जाएगा, ठीक है। और दूसरे वाले टर्म में यहाँ पे -12 बीटा, और यहाँ पे आर की पावर में -13 आना चाहिए, बट मैं इसको नीचे ही लिख लेता हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा आर टू द पावर -13 नीचे ऐसे, ठीक है। और इसको हमने जीरो के इक्विवेलेंट पुट करना है, तो यहाँ से हम दोनों साइड को इक्वल रख लेते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 12 बीटा डिवाइडेड बाय आर टू द पावर 13 इज इक्वल्स टू आपका 6 अल्फा अपॉन आर टू द पावर 7, ठीक है। यहाँ से वैल्यूज कट कर लो, ये आ जाएगा यहाँ पे 2, और इसको अगर आप कट करते हो, ठीक है, 7 को कट करोगे तो यहाँ पे 6 बचेगा, ठीक है। तो आर टू द पावर 6 बचा, तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, आर टू द पावर 6 इधर ले आते हैं और ये बन जाएगा आपका ट्वाइस ऑफ बीटा अपॉन अल्फा, ठीक है। बस लास्ट पार्ट रह गया, अब इसी को हमने यहाँ पे आर निकालना है ना, तो इसके बाद जब आर हम निकालेंगे तो आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका ट्वाइस ऑफ बीटा अपॉन अल्फा टू दी होल पावर आपका 1/6, ये आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके से आपने इसको करना है, बहुत सिंपल मेथड होता है, बस आपको ये कंडीशन पता होनी चाहिए। अगर यू आर हमारे पास गिवन है आपको, तो यू आर को आप फर्स्ट डेरिवेटिव इसका निकालो विद रिस्पेक्ट टू आर, और उसको आप जीरो के इक्विवेलेंट पुट कर दो, यहाँ से आर निकाल लो, तो वो हमारे पास इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर हमारे पास यहाँ पे इंटर एटॉमिक सेपरेशन आ जाएगी, ठीक है। कुछ इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करते हो। नेक्स्ट है, इफ द एटॉमिक रेडियस ऑफ सोडियम इज 1.86 एंड देन द फर्मी एनर्जी ऑफ सोडियम एट एब्सोल्यूट जीरो विल बी। ये क्वेश्चन भी आपका सेम कंडेंस मैटर फिजिक्स का ही है। तो एटॉमिक रेडियस आपको सोडियम की पता है कितनी है, एटॉमिक रेडियस आपको सोडियम के लिए गिवन है 1.86, देन द फर्मी एनर्जी ऑफ सोडियम एट एब्सोल्यूट जीरो विल बी। तो फर्मी एनर्जी हमने निकालनी, तो फर्मी एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, क्योंकि ये फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल का पार्ट है, तो हमारे पास यहाँ पे जो फॉर्मूला आता है ये आता है EF इज इक्वल टू h कट स्क्वायर बाय 2m, और साथ में 3 पाई स्क्वायर n टू दी होल पावर आपका 2/3, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला है, ठीक है। सबसे पहली चीज तो आपको ये फॉर्मूला ही याद होना चाहिए, क्योंकि बहुत बार जो क्वेश्चन देखा गया है, ये देखा गया इतना बस कि हमारे पास जो आपका ये है, तो ये n पे डिपेंडेंसी कैसे रख रहा है, तो ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, तो इसको अलग से याद रख लेना। इतना भी क्वेश्चन बना हुआ है, इतना भी क्वेश्चन बना हुआ है सिर्फ इतने पार्ट में से, ठीक है। तो इसको याद रख लेना, EF इज इक्वल टू h कट स्क्वायर बाय 2m 3 पाई स्क्वायर n टू दी होल पावर 2/3, ठीक है। तो मतलब जो EF है, जो हमारे पास यहाँ पे आपकी फर्मी एनर्जी है, वो n पे किस तरह से डिपेंड करती है, 2/3 के फैक्टर पे, ठीक है। मतलब 2/3 का रेशियो होता है n के ऊपर, तो EF हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ऐसे। तो अगर हम यहाँ से n निकालें तो n हमारे पास कुछ ऐसे निकलेगा। सोडियम इज मोनोवैलेंट, सोडियम क्या होता है, मोनोवैलेंट मतलब हमारे पास यहाँ पे एक तरह से सिंगल वैलेंसी वाला, क्योंकि इसमें पॉजिटिव ही आता है, Na पॉजिटिव आता है। सो इलेक्ट्रॉन नंबर डेंसिटी, तो इलेक्ट्रॉन नंबर डेंसिटी इसकी क्या हो जाएगी, मतलब एक तरह से 1 अपॉन आपका वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसमें हम आर की वैल्यू क्या पुट करेंगे 1.86 एंगस्ट्रॉम, इसको हम ऐसे लिख लेंगे। तो यहाँ से सॉल्व करने पे जो n आएगा इट विल बी 3.9 इंटू 10 टू द पावर 28। अगर n की वैल्यू यहाँ पे पुट की जाए, पूरा उसको सोल्व किया जाए,
तो सोल्व करने पे EF की वैल्यू जो आएगी वो 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी। और ऐसे क्वेश्चन अगर पेपर में आ जाए तो आपको बहुत टाइम लगने वाला है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस आपके ऐसे भी आएंगे। पहले आपने करना क्या होता है, जब भी आप HP सेट का पेपर दोगे तो पहले वो क्वेश्चन आपने करने जो डुएबल है, मतलब जो आपके जल्दी हो जाएंगे, ठीक है। वो भी खुद चूज करना है आपने कि कौन सा क्वेश्चन जल्दी हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मतलब इसमें कोई इतनी बड़ी कैलकुलेशन आपने नहीं करनी है। ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, ये भी कंडेंस मैटर फिजिक्स का ही है, मतलब जिसको सॉलिड स्टेट फिजिक्स भी हम बोलते हैं, ठीक है। तो कंडेंस मैटर फिजिक्स का ही क्वेश्चन है ये भी। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला, द मैक्सिमम रेडियस ऑफ द इंटरस्टिशियल स्फीयर ऑक्टाहेड्रल दैट कैन फिट इनटू द वॉइड, वॉइड मतलब फ्री स्पेस, बिटवीन द बॉडी सेंटर्ड एटम ऑफ अ BCC स्ट्रक्चर इज। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में पूछा जा रहा है कि हमारे पास यहाँ पे कि जो मैक्सिमम रेडियस हो सकती है, ठीक है, एक ऑक्टाहेड्रल स्फीयर की, जो हमारे पास एक फ्री स्पेस में हमारे पास फिट हो जाए, बॉडी सेंटर एटम मतलब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक एटम वाले, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक हमारे पास यहाँ पे स्ट्रक्चर है, उसके बॉडी सेंटर एटम में हमारे पास अगर उसके वॉइड में फिट हो जाती है तो कितना रेडियस हमारे पास रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। तो ये डायरेक्ट एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसमें हमारे पास ना बहुत सारे रिलेशंस हैं, जैसे 0.155R, 1.255R, 2R या फिर आपका 3.551R, ठीक है। तो उसमें से जो आंसर आता है इट विल बी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बनेगा। ये टेबल होता है कंप्लीट, ठीक है। तो इस टेबल के अकॉर्डिंग आपको चीजें करनी होती है। इसमें ना सिंपल एक वैल्यू नहीं है, ये इसको सोल्व करके टेबल की फॉर्म में बनाया गया है, ठीक है। तो टेबल की फॉर्म में आती है वैसे ये चीजें। तो जो हमारे पास रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड होती है हमारे पास, ये मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 0.155R। तो ये कुछ याद रखना, आंसर हमारे पास आएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। ये कंडेंस मैटर फिजिक्स का ही क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपके स्टेटमेंट बेस्ड आ रहे हैं, ठीक है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें स्टेटमेंट देखी जाए तो दो स्टेटमेंट आ रही है। हमने इसमें बताना है कि हमारे पास क्या दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, क्या उनमें से एक करेक्ट है, दोनों इनकरेक्ट है, या फिर कोई भी हमारे पास यहाँ पे करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 को अगर हम देखें, इफ द एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज अ होमोजेनियस क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ एनी सेट ऑफ एन of the generalized coordinate and momenta, then the average energy of the system is E is equals to n kBT by 2। अभी तक तो ये स्टेटमेंट हमारे पास ठीक लग रही है, क्योंकि हमारे पास ना जो एनर्जी होती है, जितनी भी हमारे पास टर्म होती है, हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ हमारे पास इतनी एनर्जी एसोसिएटेड होती है, ये हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आगे इसमें सेकंड स्टेटमेंट पे, द मीन वैल्यू ऑफ ईच इंडिपेंडेंट क्वाड्रेटिक टर्म इज दी सॉरी इन द एनर्जी इज इक्वल टू KT। तो जो हम सेकंड स्टेटमेंट देख रहे हैं यहाँ पे, क्या सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट होगी या फिर सिर्फ फर्स्ट हमारे पास करेक्ट होगी। तो इसमें जो आपकी सेकंड स्टेटमेंट है और जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये एक दूसरे के अपोजिट जा रही हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो n kBT by 2 और जो kBT t है, ठीक है। तो इनमें देखा जाए तो हमारे पास ये वाला जो होता है पार्ट, ये हमारे पास करेक्ट होता है, और जो हमारे पास ये वाला पार्ट है, ये हमारे पास यहाँ पे इनकरेक्ट है। ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या हो जाएगी, एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो ये चीज ध्यान रखना। तो ऊपर वाली स्टेटमेंट तो करेक्ट है, नीचे वाली हमारे पास यहाँ पे इनकरेक्ट होगी। तो हमारे पास क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्योंकि हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ जो हमारे पास यहाँ पे आपने देखा कि इसमें जो हमारे पास जनरलाइज कोऑर्डिनेट और मोमेंटा की बात करें, तो हमारे पास जब एनर्जी हम देखते हैं सिस्टम की, तो हर एक हमारे पास टर्म के साथ इतनी एनर्जी एसोसिएटेड होती है, ठीक है। इतनी एनर्जी हमारे पास यहाँ पे हर एक टर्म के साथ एसोसिएटेड होती है। और इन्होंने क्या बोला कि जो ईच इंडिपेंडेंट क्वाड्रेटिक टर्म है उसके साथ केबीटी एनर्जी एक तरह से एसोसिएटेड होती है, केबीटी नहीं होती है, हाफ केबीटी होती है। तो आंसर क्या आएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, एक्यूरेसी रेफर्स टू द डिग्री ऑफ क्लोजनेस और कंफर्मिटी टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक अंडर सॉरी टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी अंडर मेजरमेंट। दूसरी स्टेटमेंट है प्रिसिशन रेफर्स टू द डिग्री ऑफ एग्रीमेंट विद इन द ग्रुप ऑफ मेजरमेंट और इंस्ट्रूमेंट। तो इसमें जो हमारे पास क्वेश्चन ये सेकंड वाला जो आया है, इसमें हमारे पास जो बोला जा रहा है एक्यूरेसी और प्रिसिशन के बारे में पूछ रहे हैं। वैसे तो ये क्वेश्चन अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल सिंपल है, मतलब ये आपका जो एरर वाला पार्ट होता है, जब आप क्लास 11th में फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हो, एरर वाला पार्ट जैसे यूनिट्स एंड मेजरमेंट के साथ ना एरर वाला पार्ट आता है, तो उसमें एक्यूरेसी और प्रिसिशन भी आता है। तो वो वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इसमें जो एक्यूरेसी की डेफिनेशन लिखी है या फिर जो प्रिसिशन की डेफिनेशन लिखी है, तो दोनों ही करेक्ट लिखी हुई है, क्योंकि एक्यूरेसी में बताती है डिग्री ऑफ क्लोजनेस और जो प्रिसिजन में बताता है वो डिग्री ऑफ एग्रीमेंट विद इन अ ग्रुप, मतलब कितना प्रिसाइज आंसर है, ठीक है। तो इसका जो आंसर आना चाहिए वो ऑप्शन नंबर ए आना चाहिए। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 इज करेक्ट या फिर आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए आएगा इसका।
ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आएगा गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट द फेज वेलोसिटी ऑफ अ वेवगाइड बिकम्स इनफिनिट एट अ कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अगर ये क्वेश्चन को हम देखें तो ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का है। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग हम देखें इसमें, तो ये क्वेश्चन भी आपका जैसे वेव गाइड वगैरह आप पढ़ते हो, वेव गाइड वाला क्वेश्चन है। तो वेव गाइड के क्वेश्चन में अगर पहला हम देखें पार्ट, तो इसमें लिखा फेज वेलोसिटी ऑफ अ वेवगाइड बिकम्स इनफिनिट एट अ कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पे हमें पता है कि जो फेज वेलोसिटी होती है वो इनफिनिट हो जाती है। तो ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है, पहली स्टेटमेंट है यहाँ पे करेक्ट होगी। ये चीज आप कब कर सकते हो, अगर आपको इस टॉपिक की नॉलेज होगी, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको एक्सप्लेनेशन भी अलग से अगर दूं मैं तो, बट स्टिल आपको इसके बारे में कुछ पता होना चाहिए। नेक्स्ट है एन ऑप्टिकल फाइबर इज अ डाइलेक्ट्रिक। जो ऑप्टिकल फाइबर होती है वो डाइलेक्ट्रिक होती है, डाइलेक्ट्रिक वेवगाइड ऑपरेटिंग एट ऑप्टिकल फ्रीक्वेंसी। जो ऑप्टिकल फाइबर है, ठीक है, वो हमारे पास वेवगाइड ही है, एक तरह से वेवगाइड की तरह ही बिहेव करते हैं और वो ऑप्टिकल फ्रीक्वेंसी पे वर्क करते हैं। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट दोनों अगेन करेक्ट हो गई। तो हमारे पास बहुत स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट होंगी। तो आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए अगेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायमेंशन ऑफ जनरलाइज्ड मोमेंटम मे बी दोज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। फर्स्ट स्टेटमेंट ये है। नेक्स्ट है द प्रोडक्ट ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट एंड इट्स कॉन्जुगेट मोमेंटम हैज द डायमेंशन ऑफ फोर्स। ये जो क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन कहां से है, ये क्वेश्चन है आपका एक तरह से क्लासिकल मैकेनिक्स का। अब क्लासिकल मैकेनिक्स के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, यहाँ पे डायमेंशन की बात हो रही है, तो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट अगर स्टेटमेंट हम देखें, फर्स्ट स्टेटमेंट अगर हम देखें द डायमेंशन ऑफ जनरलाइज्ड मोमेंटम मे बी दोज ऑफ एंगुलर मोमेंटा। तो जनरलाइज्ड मोमेंटम होता है तो उसकी जो यूनिट होगी वो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम की हो सकती है, मतलब उसकी डायमेंशन की हो सकती है। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, तो स्टेटमेंट 1 यहाँ पे करेक्ट है। वैसे भी अगर आप देखो तो जो डायमेंशन ऑफ जनरलाइज्ड मोमेंटा, अगर हम यहाँ पे पी निकाल रहे हैं, मोमेंटम निकाल रहे हैं, तो वो जो यूनिट रखेगा, डायमेंशन रखेगा, तो मोमेंटम वाली तो यूनिट और डायमेंशन रखेगा। तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गई। नेक्स्ट है द प्रोडक्ट ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट एंड इट्स कॉन्जुगेट मोमेंटम हैज द डायमेंशन ऑफ फोर्स। अगर हम इस चीज को करके देखें, अगर मैं जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट मतलब अगर मैं इसकी यूनिट सिर्फ मीटर लिख लेता हूँ, ठीक है, सिंपल सी, और जो हमारे पास यहाँ पे कॉन्जुगेट मोमेंटम है, मोमेंटम की यूनिट हमारे पास क्या आती है, ये आती है केजी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये हमारे पास क्या बन रहा है, ये बन रहा है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो क्या ये फोर्स की डायमेंशन बन रही है, नहीं बन रही, फोर्स की डायमेंशन हमारे पास ये नहीं बन रही है। तो हमारे पास ये स्टेटमेंट गलत हो गई, ये स्टेटमेंट करेक्ट हो गई। तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। तो इस तरह से हमारे पास ये क्वेश्चन होना था, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम इन क्वेश्चन को यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट पार्ट भी इसका जल्दी आ जाएगा जिसमें मैं आपको जिसके बाकी के क्वेश्चन है वो भी कराऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच, बाय।